सोनल का जीवन कभी सरल और सहज था। विवाह के बाद वह अपने पति अरुण के साथ सुखी जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन एक अनहोनी घट गई। एक सड़क दुर्घटना ने उसके पति को छीन लिया और सोनल की दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई। उसका दिल टूट गया और वह अपने जीवन के इस अंधेरे को अकेले ही पार करने की कोशिश करने लगी। अरुण का 26 साल का भाई विवेक, जो हमेशा एक प्यारा और समझदार लड़का था, सोनल के लिए एक अनमोल सहारा बनकर उभरा। वह रोज उसे मिलने आता, उसकी जरूरतों का ध्यान रखता और उसे यह महसूस कराता कि वह अकेली नहीं है। शुरू में सोनल को यह मदद स्वीकार करना कठिन लगा। वह सोचती थी कि किसी का जीवन, खासकर अपने देवर का, वह अपने दुख में क्यों शामिल करें। लेकिन विवेक की मदद और साथ ने धीरे धीरे उसके दिल को सहारा दिया। वह दिन में अपना काम करता और रात को सोनल के पास आता ताकि वह अकेली न महसूस करे। कभी वह उसे चाय बनाकर देता, कभी रात में खामोशी से उसके पास बैठकर उसे सुनता और कभी उसके पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करता ताकि सोनल को थोड़ा राहत मिल सके। विवेक का साथ सोनल के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। वह जानता था कि उसकी भाभी अब अकेली है और उसका दुख शायद कभी खत्म नहीं हो सकेगा, लेकिन वह उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सोनल ने धीरे धीरे विवेक के साथ अपने रिश्ते को एक नई दिशा में देखा। उसे समझ में आया कि वह सिर्फ एक देवर नहीं, बल्कि एक सच्चा मित्र और सहायक है, जो न केवल उसके दुख में बल्कि खुशियों में भी उसके साथ खड़ा रहता है। एक दिन सोनल ने विवेक से कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का क्या होता? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया जब दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी, आप अकेली नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं और रहूंगा। कोई भी मुश्किल हो, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। हमारा रिश्ता सिर्फ देवर भाभी का नहीं है, बल्कि एक अटूट बंधन का है। विवेक के शब्दों ने सोनल के दिल को छुआ। उसे महसूस हुआ कि इस रिश्ते की जो गहराई है, वह सिर्फ खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर है। विवेक ने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह अकेली है। उन्होंने साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाई और एक दूसरे के दुखों और खुशियों का साझापन किया। विवेक ने सोनल से एक दिन वादा किया, जब तक मैं हूं, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय और हर खुशियों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सोनल की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष और शांति थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है। उसकी यात्रा अब अकेले नहीं, बल्कि विवेक के साथ एक साझे रिश्ते में थी, जिसमें सहारा, प्यार और विश्वास था। समय के साथ सोनल और विवेक का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। वे दोनों मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करते रहे और एक दूसरे के लिए संजीवनी बन गए। यह एक अनकहे रिश्ते की कहानी थी, जहां देवर ने भाभी के दुख में साथ दिया और उनकी जिंदगी में प्यार, समर्थन और खुशी का रंग भर दिया। यही वह प्यार था जो न किसी रिश्ते की उम्र और न ही किसी बाधा की सीमा को जानता था। कहानी का अगला भाग। एक अटूट रिश्ते की मिसाल विवेक का प्यार और समर्पण सोनल के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह अब न केवल उसकी मदद करता, बल्कि उसकी हर छोटी बड़ी बातों में उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता। सोनल की आंखों में अब वो थकान और अकेलेपन का दर्द नहीं था जो पहले होता था। विवेक ने उसकी दुनिया को थोड़ा रंगीन किया था और उसकी सूरत में एक नई उम्मीद को वापस लौटाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सोनल के दिल में कभी कुछ सवाल नहीं उठते थे। विवेक की सहायता और स्नेह ने उसे आंतरिक शांति दी थी, पर कभी कभी सोनल के मन में यह विचार आता, क्या यह सब ठीक है? क्या उसके और विवेक के बीच रिश्ते का यह नजरिया, यह गहरा संबंध समाज की नजर में सही रहेगा? क्या वह खुद कभी विवेक के साथ उसी तरह से जुड़ पाएगी जैसे पहले वह अरुण के साथ थी? इन्हीं सवालों में उलझे हुए एक दिन सोनल ने विवेक से पूछा, तुम्हारे अंदर इतना प्यार और समझ है मेरे लिए, पर क्या कभी तुम्हें यह नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन रही हूं? विवेक मुस्कुराए और कहा, भाभी, आप मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। आपके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अगर मुझे कभी यह महसूस होता कि आप मुझसे दूर जा रही हैं, तो मेरा दिल टूट जाता। आप बोझ नहीं, मेरे लिए तो आप हमेशा एक सहारा रहीं। यह सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू एक नई भावना के थे, एक ऐसी भावना
जो उसे यह समझाने में मदद कर रही थी कि जीवन हमेशा एक साथ रहने और एक दूसरे को समझने का नाम है। सोनल को अब यह समझ में आने लगा था कि उसका और विवेक का रिश्ता भले ही पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग था, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद सच्चे प्यार, समझ और समर्थन पर थी। एक शाम जब वे दोनों घर के बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे, सोनल ने विवेक से कहा, तुमने जो वादा किया था वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगे। मुझे अब इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारा साथ सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास है। विवेक ने उसकी बातों को सुनते हुए उसे देखा। उसकी आंखों में गहरी संवेदना थी और उसका चेहरा उस कड़ी यात्रा का प्रमाण था जो दोनों ने मिलकर तय की थी। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि तुम अपने दिल में कई बार खुद से सवाल करती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। जब तक मैं जीवित हूं, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। हम दोनों मिलकर जो जीवन जी रहे हैं, उसमें कोई दाग नहीं, सिर्फ सच्चाई और विश्वास है। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, ये मेरा दिल से किया हुआ वादा है। इन शब्दों के बाद एक पल के लिए दोनों में कोई बात नहीं हुई, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। केवल हवा की सरसराहट, रात का शांति और एक दूसरे के पास बैठे होने का एहसास था। सोनल को महसूस हुआ कि इस पल में उसके पास जो कुछ भी था, वह सब कुछ था। सच्चे प्यार, विश्वास और अपने साथी का अडिग समर्थन। समय के साथ उनके रिश्ते में भी बदलाव आया। उन्होंने एक दूसरे के दिलों की गहरी समझ को और मजबूत किया, लेकिन यह बदलाव न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था, बल्कि सोनल की आत्मविश्वास को भी वापस ला रहा था। पहले जहां वह खुद को अकेला महसूस करती थी, अब उसे यह एहसास हो गया था कि वह किसी पर बोझ नहीं, बल्कि एक सशक्त और सम्मानित साथी थी। एक दिन जब सोनल और विवेक ने अपना जीवन पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जीने का फैसला किया, तो सोनल ने विवेक से पूछा, क्या तुम सच में इस रास्ते पर हमेशा मेरे साथ चलोगे? क्या तुम्हारा प्यार और समझ कभी खत्म नहीं होगा? विवेक ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हमारे रिश्ते की जड़ें केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं में हैं। मैं तुमसे हमेशा सच्चा प्यार करूंगा भाभी। तुम मेरे लिए हमेशा विशेष रहोगी और मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करता हूं। उन शब्दों के साथ सोनल का दिल एक अनमोल शांति से भर गया। उसने महसूस किया कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आईं, उन सब का सामना केवल एक दूसरे का साथ होने से किया जा सकता था। यह एक अटूट संबंध था, एक ऐसी यात्रा जो विश्वास, प्यार और निस्वार्थ सहयोग पर आधारित थी। सोनल और विवेक का रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था, एक अटूट रिश्ते की मिसाल जो दिखाता था कि जीवन में कभी भी सच्चे प्यार और समझ के रास्ते से न हटें, क्योंकि यही रास्ता आपको अंत में सच्ची खुशी और शांति तक ले जाता है। सोनल और विवेक के बीच अब एक नई ताजगी थी, जैसे एक मधुर गीत की हर ध्वनि धीरे धीरे उनके दिलों में गूंज रही हो। वह एक दूसरे के बिना अब किसी दिन की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह केवल भाभी और देवर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सच्चे दोस्त, जीवन साथी और सबसे अहम, एक दूसरे के लिए समर्पित। एक दिन जब पूरी दुनिया अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, सोनल और विवेक एक साथ बगीचे में बैठे थे। सूरज की नरम किरणें पेड़ों के बीच से छनकर उनकी त्वचा को छू रही थीं और हल्की हवा उनका पीछा करती हुई गुजर रही थी। सोनल ने विवेक की ओर देखा और उसकी आंखों में वह गहरी पहचान थी जो शब्दों से नहीं, बल्कि केवल महसूस की जा सकती थी। वह जानती थी कि अब उनका रिश्ता वाकई कुछ अलग है। विवेक, सोनल ने धीरे से कहा, तुम्हारा साथ अब मेरे लिए क्या है, ये शब्दों में कह पाना मुश्किल है। जब से तुम मेरे पास आए हो, मुझे हमेशा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी दुनिया को फिर से सजाया है, जैसे धुंधली शाम के बाद एक खूबसूरत सुबह आई हो। विवेक ने सिर झुकाया, फिर धीरे से उसकी आंखों में देखता हुआ कहा, भाभी, तुमसे जुड़कर मुझे यह समझ में आया कि असली प्यार कभी किसी एक पल का नहीं होता, बल्कि यह वह गहरी समझ है जो दोनों दिलों में वक्त के साथ धीरे धीरे फलती फूलती है। तुम मेरी जिंदगी में वो हो जो हमेशा से चाहिए था। सोनल के दिल में एक हल्का सा कंपन हुआ। उसका दिल भर आया था, लेकिन वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा,
तुमने हमेशा मेरी मदद की है, मेरे दर्द को महसूस किया है, और तुमने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी से लापरवाही से व्यवहार कर रही हूँ, क्योंकि तुमने हमेशा मेरी भावनाओं का सम्मान किया। विवेक ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम मेरी भाभी हो, सोनल, और इस रिश्ते की अहमियत हम दोनों ही जानते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ भाभी देवर तक सीमित हैं। हमारे बीच जो भी रिश्ता है वह बिना किसी सीमा के, बिना किसी डर के है। ये रिश्ता हमारी आत्माओं का है, जो एक दूसरे को हर पल समझते हैं और साथ जीने का वादा करते हैं। ये सुनकर सोनल ने अपने हृदय की गहराइयों में एक नई उमंग महसूस की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत के थे। उसने विवेक की ओर देखा और बिना शब्दों के एक समझौता किया। वह अब केवल एक रिश्ते को नहीं, बल्कि अपने साथी को पूरी तरह से अपनाने जा रही थी। एक रात, जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और घर के अंदर अंधेरा था, विवेक और सोनल एक साथ बैठकर पुरानी यादों में खो गए थे। तभी सोनल ने सिर झुकाकर कहा, क्या तुम जानते हो विवेक, तुम्हारे साथ हर एक पल जीने का एहसास कितना खास है। तुमसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी आत्मा की गहराई तक पहुंच गए हो। विवेक ने उसे करीब खींचते हुए कहा, भाभी, मुझे यह समझ आ गया है कि तुम सिर्फ मेरे लिए एक रिश्ते से ज्यादा हो। तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त, साथी और उस इंसान हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। हमारा रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि हर एक एहसास का है जो हम दोनों अपने दिलों से समझते हैं। सोनल ने उसके शब्दों को सुना और बिना कोई और सवाल किए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस पल में वह केवल उस शांति और प्यार को महसूस करना चाहती थी जो विवेक की आवाज में था, उसकी बाहों में था। जैसे उसकी आत्मा ने उसकी सांसों के साथ एक नई धड़कन पाई हो। वह पूरी तरह से विश्वास करने लगी थी कि हर दर्द, हर खुशी अब दोनों का साझा था। उनकी जिंदगी अब एक नए अध्याय में बदल चुकी थी, जिसमें हर पल एक दूसरे के लिए था। विवेक ने धीरे से सोनल का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी हथेलियों से यह महसूस किया कि उनके दिल अब एक दूसरे के बिना कभी न धड़केंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, विवेक ने कहा, जो भी जिंदगी में आए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। इस यात्रा में कोई भी मुश्किल हो, हम दोनों मिलकर उसे पार करेंगे। हमारी जिंदगियां अब केवल हमारे रिश्ते से नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं के जुड़ाव से तय होंगी। सोनल ने सिर झुका लिया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि यह वह प्यार था जो शब्दों से नहीं, बल्कि हर एक खामोश लम्हे में महसूस होता था। एक ऐसा प्यार जो जीवन भर के लिए था, एक अटूट बंधन था। विवेक ने उसे और करीब खींचा, और इस बार उनका प्यार सिर्फ एक अंतरंग गहरी बात नहीं थी, बल्कि उनकी धड़कनों का साझा एहसास बन गया। सोनल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक ताजगी का अनुभव किया, जैसे वह उसी पल से अपने जीवन के सबसे खूबसूरत सफर पर निकल पड़ी हो। सोनल और विवेक के बीच अब हर एक पल एक नई गहरी समझ और प्यार से भरा था। उनके रिश्ते में वह गहराई आ चुकी थी जो वक्त के साथ और भी मजबूत हो रही थी। पहले जहां उनका रिश्ता सिर्फ भाभी और देवर तक सीमित था, वहीं अब वह एक दूसरे के जीवन के अभिन्न हिस्से बन गए थे। उनका आपसी प्यार अब सिर्फ विचारों में नहीं, बल्कि उनके हर कार्य, हर नजर में दिखता था। गर्मी की एक रात थी जब दोनों बगीचे में बैठकर चांद की रोशनी में अपनी बातें कर रहे थे। सोनल के चेहरे पर शांति थी, जैसे वह अपने जीवन के सबसे सुकून भरे पल को जी रही हो। विवेक ने चाय का कप सोनल की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ बैठना, यही मेरे लिए सबसे सुकून भरे पल हैं। सोनल ने कप लेकर मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत खास महसूस कराती हैं। पहले जब अरुण के साथ बैठती थी तो ऐसा लगता था जैसे हर बात पूरी हो गई हो, लेकिन अब मैं समझ पाती हूँ कि जीवन में किसी खास के साथ बिताया हर पल अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। विवेक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोला, भाभी, तुम सही कहती हो। पहले जब मैं अपनी जिंदगी में किसी खास को लेकर सोचता था तो शायद मैं इसे उस तरह से नहीं समझ पाता था जैसा अब समझ रहा हूं। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया कि रिश्ते कभी सिर्फ शारीरिक या पारिवारिक नहीं होते। वे उस भावना से जुड़ते हैं जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
सोनल की आंखों में एक हल्की सी नमी थी, लेकिन वह न तो शब्दों में यह व्यक्त कर पाई, न ही वह अपना गुस्सा या दुहक व्यक्त करना चाहती थी। वह बस चुपचाप उसके शब्दों को महसूस कर रही थी। विवेक ने देखा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, भाभी, जब तुम मेरे पास होती हो तो लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि तुम मेरी भाभी हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। सोनल का दिल भर आया। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे वह किसी नए एहसास से जुड़ने जा रही हो। विवेक की बातों में जो सच्चाई थी वह उसे छू गई। कभी कभी उसे लगता था कि उसकी और विवेक की दोस्ती अब एक नई दिशा में जा रही है, परंतु फिर भी एक हिचकिचाहट थी, एक डर था। क्या यह प्यार, ये भावनाएं कभी उसकी और विवेक की जिंदगी को किसी संकट में डाल सकती हैं? विवेक, सोनल ने हल्के से कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि हमारे रिश्ते की यह नई दिशा, ये गहरी समझ हमें किस ओर ले जा सकती है? क्या हम अपने रिश्ते को सही दिशा दे रहे हैं, या ये हमारी अपनी भावनाओं को और उलझा सकता है? विवेक थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में एक गहरी ताजगी थी। फिर उसने धीरे से सोनल की ओर देखा और कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि यह सवाल तुम्हारे मन में है। मैं भी सोचता हूं कि क्या यह रिश्ता हमारे लिए किसी गलत मोड़ पर तो नहीं जा रहा है। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि जब तक हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और समझ है, हमें इससे आगे बढ़ने से डरने की जरूरत नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह न केवल हमारे दिल की आवाज है, बल्कि यह भी उस रिश्ते का नतीजा है जो हम दोनों ने साझा किया है। सोनल ने उसकी बातों को गहरे से महसूस किया। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी और दिल में एक हल्का सा विश्वास जाग चुका था। उसने अपना सिर विवेक के कंधे पर रखा और धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं तुम्हारे जैसा साथी पाऊंगी। अब मैं ये महसूस करती हूँ कि शायद यह रिश्ता हमें अपने अपने जीवन के हर पहलू को समझने और अपनाने का एक तरीका दे रहा है। विवेक ने सोनल के सिर पर हाथ रखा और उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक भाभी और देवर नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। एक दूसरे के बिना उनकी दुनिया अधूरी होगी। हम जो भी हैं भाभी, हम दोनों इस रिश्ते को अपने तरीके से समझते हैं और जीते हैं। कुछ समय तक दोनों चुप रहे, लेकिन उन चुप्पियों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दोनों के दिलों ने एक दूसरे से बात की हो, बिना शब्दों के। उनका प्यार अब किसी शब्द या रिश्ते की परिभाषा से परे था। ये एक गहरी समझ, एक आत्मीयता का रूप ले चुका था। अगली सुबह सोनल और विवेक ने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे इस रिश्ते को जैसे भी समझें, उसकी अहमियत को कभी कम नहीं होने देंगे। वे एक दूसरे के साथ जीवन की खुशियों और दुखों का सामना करेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हर एक एहसास, हर एक एक्शन से साबित होता है। वे जानते थे कि उनके रिश्ते का वास्तविक रूप सिर्फ वे दोनों ही समझ सकते थे। ये कोई सामाजिक परिभाषा से परे था। ये एक ऐसे जुड़ाव का नाम था जो बिना किसी खामोशी और बिना किसी उम्मीद के चलता था। और इस प्रकार सोनल और विवेक का सफर जारी रहा। एक नई शुरुआत, एक नई समझ और एक दूसरे के लिए बिना शर्त प्यार के साथ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे नए कंपनी का काम लगभग पूरा हो गया था, इसलिए मैं उसे देखने रोज जाया करता था। मेरे घर से नए कंपनी की दूरी 8 किलोमीटर की थी। एक दिन मैं वहां काम देखने गया तो सामने रहने वाली भाभी मुझे अक्सर अपना दोनों संतरे दिखाकर पानी पिलाने के लिए बुलाती थी। उनके बुलाने पर मैं एक दिन उनके घर चला गया। उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत ही गर्म अंदाज में बात की थी। उन्होंने अपनी कपड़े भी कुछ अलग तरह से पहनी हुई थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, उन्होंने मुझे चाय के लिए पूछा। मैंने कहा कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं कुछ और पीता हूँ, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अपना वो नीचे वाली आयुर्वेदिक चाय पिला दी। जब उन्होंने चाय दी तो मेरे पैंट के चैन पर हल्का सा हाथ फेर दिया। उस वक्त मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ। मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन भाभी की जवानी मुझे कुछ और ही कह रही थी। मेरी भाभी मुझे मेरे जिंदगी का पहला अनुभव देने वाली थी। वह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तब उन्होंने कहा, तुम आज सही वक्त पर आए हो। आज घर पर कोई नहीं है। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद चाहती हूँ। लेकिन मदद के बहाने भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई
और मेरा कमर पकड़कर बोली, आज मैं तुम्हें कुछ नया अनुभव देना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरे साथ, दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम अनुज है और मेरी उम्र 24 साल है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर मैंने काफी पैसे कमाए थे। इसलिए मैंने अपने माता पिता को एक छोटे से घर से निकालकर एक बड़े बंगले में लाने का सपना देखा था। मैं एक नया कंपनी में काम करा रहा था। काम लगभग पूरा हो गया था, इसलिए मैं अक्सर वहां जाने लगा। एक दिन मैंने देखा कि सामने रहने वाली 35 साल की महिला मुझे लगातार देख रही थी। मैं अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जब भी मेरी नजर पड़ती मुझे महसूस होता कि वो मुझे निहार रही है। एक दिन उसने इशारे से मुझे बुलाया। जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा, क्यों साहब जी, हमारे नए पड़ोसी कब बनोगे? तुम्हारे कंपनी का काम कब तक पूरा होगा? इस तरह से हमारी जान पहचान हो गई। उसका नाम प्रिया था। मैंने उसे पहली बार भाभी कहकर बुलाया। प्रिया मुझे बार बार देखती रहती थी। हमारे घर के सामने ही उसका घर था, लेकिन वह बहुत साधारण था। उसका रहन सहन भी बहुत साधारण था। वह हमेशा साड़ी में रहती थी, क्योंकि हम भी कुछ दिनों बाद वहां रहने वाले थे। मैं उससे कभी कभी बातें किया करता था, क्योंकि वह हमारी पड़ोसी थी। उसके बाद मुझे उससे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती थी, क्योंकि मैं 24 साल का लड़का था और वह 30 साल की महिला थी। एक दिन जब घर का काम चल रहा था, मैं वहीं कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। उसी समय आई और सामने से हंसकर बोली कि मैं सुबह से देख रही हूं, आप अपने काम में काफी ध्यान दे रहे हो। प्रिया का यह व्यवहार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें भी ऐसे अच्छे पड़ोसी चाहिए थे। मेरे माता पिता ने बहुत ही कठिन समय देखा था और बड़ी मेहनत से मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। हमारे घर में माता पिता, मैं और मेरा छोटा भाई था। मेरा छोटा भाई 18 साल का था। हाल ही में मैंने उसका एडमिशन दूसरे शहर के कॉलेज में करवाया था। अब वह भी कॉलेज जाने लगा था। नए बंगले के काम के बारे में घर में किसी को जानकारी नहीं थी। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने एक जगह नौकरी शुरू की और कुछ ही महीनों में नौकरी करते हुए मैंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया। उस बिजनेस से कम समय में मुझे अच्छा मुनाफा हुआ और उसी के कारण मैं आज अपने बंगले का काम करवा सका। मैं अपने माता पिता के लिए बहुत खुश था और भाई की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। बीच बीच में मैं उससे मिलने उसके हॉस्टल जाया करता था। एक दिन मैं अपना घर का काम देखकर और काम का अंदाजा लगाकर मैं वहां से निकलने लगा। तभी मैंने देखा कि प्रिया अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी ओर देख रही थी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मुझे उसकी नजरों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वह मुझे प्यार भरी एक अलग ही नजर से देख रही थी। तभी उसने मुझे उंगली उठाकर हिलाकर हाथ दिखाया। मैंने उसे बाएं कह दिया और वहां से निकल गया। प्रिया का यह व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी इतनी पहचान भी नहीं थी। फिर भी जब भी मैं वहां जाता, वह मुझसे बात किए बिना नहीं रहती थी। हर बार वह मुझे चाय नाश्ते के लिए बुलाती, लेकिन मैं किसी न किसी बहाने से उसे टाल देता था। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने नए घर को देखने जा रहा था, तब जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मुझे गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे मैं घर के पास पहुंचा। तब सामने का दृश्य देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि बंगले की दीवार पानी में बह गई थी। निर्माण अभी कच्चा था, इसलिए बारिश का प्रहार उसे सहन नहीं हो पाया। हुए नुकसान को देखकर मैं बहुत निराश हो गया था। जोरदार बारिश के कारण वहां के मजदूर भी चले गए थे। तब मैं बंगले की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए मुझे वापस घर जाने के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ा और मैं वहीं खड़ा रहा। काफी समय हो गया, लेकिन बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मैंने घर पर फोन लगाया, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से फोन नहीं लग रहा था। कुछ समय इंतजार करने के बाद अचानक मैंने सामने देखा तो प्रिया मेरे सामने थी। प्रिया हाथ में छाता लेकर सामने से आ रही थी। शाम का समय था और बारिश की वजह से काफी अंधेरा हो गया था। प्रिया एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। तब टॉर्च की रोशनी में मैंने उसे देखा। उस हल्की रोशनी में प्रिया कुछ अलग ही दिख रही थी। उस समय उसने साड़ी नहीं पहनी थी, बल्कि मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। उसके होठों पर
लाल रंग की लिपस्टिक थी। सोनिया का यह रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मैं बस उसे निहारता ही रह गया। उसके पास जो छाता था वह उसके हिसाब से थोड़ा छोटा था, इसलिए उसका शरीर थोड़ा भीग गया था। उसका भीगा हुआ रूप देखकर मेरी नजरें उसके प्रति बदलती जा रही थीं। ऐसी खूबसूरत महिला मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी प्रिया मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे मुझे अपने घर की ओर ले जाने लगी। तब मैं बिना कुछ कहे बस उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह आगे चल रही थी और मैं पीछे से उसका पिछवाड़ा निहार रहा था। मेरी नजरें उसकी अंदर की हर चीज पर जा रही थीं। मैंने कभी किसी महिला को इस तरह से नहीं देखा था। आज मुझे क्या हो रहा था पता नहीं। प्रिया का वह रूप और उसका रूप का साथ दे रही बारिश जोरदार तरीके से मेरे मन पर असर कर रही थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मेरे पूरे शरीर में गुदगुड़ी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं किस नशे में खो गया हूं। तभी प्रिया ने मुझे आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर मुझे होश आया। उसने कहा, मोहन, तुम ऐसे इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? इतनी तेज बारिश में इस तरह रुकना ठीक नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि मैं बारिश का कम होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई है। लेकिन इतनी तेज बारिश की वजह से मैं यहां ही रुक गया। तब प्रिया ने कहा, मोहन, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूं। तुम मेरी मदद ले सकते हो। पड़ोसी मुश्किल वक्त में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? जब मैं मुस्कुराया तो उसने कहा कि यह घर अपना ही है, ऐसा ही समझो। उससे बात करते हुए मैं नजरें झुकाकर बात कर रहा था, लेकिन जब मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो मुझे उसके सौंदर्य रूप को देखकर अंदर कुछ अलग ही महसूस हुआ। उसकी सुंदरता बहुत मनमोहक थी और वो मेरे दिल को बहुत पसंद आई। लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मुझे पता था कि प्रिया की शादी तो जरूर हो चुकी होगी। उस वक्त मैंने उससे कहा, आंटी, आपने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। तब प्रिया ने कहा, मोहन, मुझे आंटी मत कहो। अभी अभी मेरी शादी हुई है। मेरे पति कुछ दिनों के लिए बाहर काम पर गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेली हूँ। और आगे से मुझे आंटी कहकर मत पुकारना। हमारे बीच उम्र का थोड़ा सा ही तो अंतर है। और हाँ, आगे कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर आवाज देना। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, और अगर मुझे कभी कुछ मदद चाहिए होगी तो तुम भी मेरी मदद करोगे ना? उस वक्त मैंने उसकी ओर देखा और हाँ में सर हिला दिया। मैं बारिश में थोड़ा भीग गया था और मुझे ठंड भी लग रही थी। मैं कांप रहा था। तभी प्रिया ने मेरा शर्ट उतारने की कोशिश की। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। मुझे वह अच्छा भी लग रहा था और विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैं उस समय दुविधा में था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मुझे वह बातें अच्छी भी लग रही थीं और उसका का स्पर्श मेरे लिए नया था। इसलिए मैंने प्रिया को रोका। उसके व्यवहार के बारे में मैंने उससे बात की। तब उसने कहा, मोहन, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा शर्ट पूरा गीला हो गया है, इसलिए तुम्हें ठंड लग रही है। मैं तुम्हें अपने पति का एक शर्ट लाकर दे देती हूँ, उसे पहन लेना। शर्ट लाकर देने तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने मेरा शर्ट उतारने की कोशिश की तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे दूरी बनाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसने मुझे अपने पति का एक शर्ट लाकर दिया, लेकिन वह शर्ट मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा था। उसने कुछ और शर्ट लाकर दी, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे ठीक से फिट नहीं हो पा रही थी। तब मैंने उससे कहा, अगर आपके पास कोई कंबल हो तो वह मुझे दे दीजिए, वह काफ़ी होगा मेरे लिए। तब प्रिया ने मुझे एक कंबल लाकर दिया। मैं उस कंबल को लेकर उसके घर के सोफे पर बैठ गया। जब मैंने घड़ी में देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई थी। तभी प्रिया मेरे लिए गरम गरम सूप लेकर आई। उसने कहा, मोहन, ये सूप पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने उसके हाथ से सूप लिया। प्रिया का स्वभाव मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि पड़ोसी इतने अच्छे हो सकते हैं। मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, इसलिए सूप पीने के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। सूप पीते वक्त प्रिया मेरे सामने बैठी थी। मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा था। उसकी सुंदरता देखकर मैं पूरी तरह से बेचैन हो गया था। इसी दौरान प्रिया ने मुझसे कहा, मोहन, अब तुम्हें घर जाने में काफी देर हो जाएगी, इसलिए आज की रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। और हाँ, किसी भी चीज की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। प्रिया के एक एक शब्द अब मेरे कानों में जैसे मधु की तरह पड़ रहे थे।
क्योंकि उसकी आवाज बहुत मीठी थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी भी उसकी तरह ही होनी चाहिए। उस समय जब मैं यह सब सोच रहा था, प्रिया मेरे पास आई। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरे बालों पर फिराने लगी। उसने कहा, तुम्हारे बाल भी बहुत गीले हैं। वह मेरे बालों का पानी पोंछ रही थी। प्रिया का स्पर्श मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में यह बात भी थी कि प्रिया शादीशुदा है। उसने मेरी मदद की है, इसलिए मुझे उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए मैंने प्रिया से कहा, मुझे तुम्हारे पास रुकना सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आज की रात में रुक जाऊंगा और सुबह जल्दी अपने घर चला जाऊंगा। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और एक तरह से बारिश ने ही हमारी इस मुलाकात का कारण बना दिया था। मैं इसे प्रिया की मदद समझ रहा था, लेकिन प्रिया मेरे साथ रात को कुछ ऐसा करने वाली थी जो मेरे जीवन का पहला अनुभव होने वाला था। प्रिया ने मुझे अपने बेडरूम में सोने के लिए कहा। आज दिन भर मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मुझे तुरंत नींद आ गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि प्रिया मेरे बगल में सो रही थी। उसका हाथ मेरी छाती पर था। उसे इस तरह अपने पास देखकर मैं थोड़ा दूर हो गया। वो रात की स्थिति में थी और उसी स्थिति में मेरे बगल में आकर सो गई थी। मुझे गहरी नींद लगने के कारण पता नहीं चला कि वह मेरे पास कब आकर सोई थी। जैसे ही मैं उठा, प्रिया भी जाग गई। तब मैंने उससे कहा, प्रिया, यह क्या बेहूदगी काम है? तुम मेरे पास आकर क्यों सोई? तब प्रिया ने कहा, मैं बाहर सोफे पर सोई थी, लेकिन हॉल में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर सो गई। तब मैंने अपना शर्ट ढूंढना शुरू किया। मेरे शरीर पर तब शर्ट नहीं था। मुझे हॉल में मेरा शर्ट दिखाई दिया। मैं अपनी शर्ट पहनकर जल्दी से उसके घर से निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने अपने माता पिता से कहा कि रात को बारिश हो रही थी, इसलिए मैं हॉल में ही थोड़ा रुक गया था। नहाने के लिए जब मैं बाथरूम में गया और शर्ट उतारी तो मैंने आईने में जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी छाती पर लिपस्टिक के निशान थे और मेरी पेंट भी थोड़ी ढीली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया ने यह सब मेरे साथ कब किया। मेरे मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे। मुझे लगा कि प्रिया ने मुझे जो सूप पिलाया था उसकी वजह से मुझे गहरी नींद आ गई थी और नींद में उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। पिछली रात उसके घर में जो रोमांचक माहौल बना था, उसने मुझे प्रिया के साथ बहुत कुछ करने की इच्छा पैदा कर दी थी, लेकिन वह शादीशुदा थी, इसलिए मैंने अपने मन पर काबू रखा और खुद को फिसलने नहीं दिया। लेकिन जो कुछ हुआ उससे साफ था कि प्रिया भी वही चाहती थी जो मेरे मन में था। उस दिन मैंने अपना सारा काम निपटा लिया और पूरा दिन मेरे मन में प्रिया की छवि घूमती रही। मेरे मन में बार बार पिछली रात वाली प्रिया की वह छवि आ रही थी, जिससे अब मेरे मन में जो इच्छा पैदा हुई थी उसे मैं प्रिया के सामने बोलने की सोच रहा था। उसके बर्ताव से भी मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं घर के निर्माण का काम देख रहा था तब से ही उसकी नजर मुझ पर थी। यह तो मुझे साफ दिख रहा था। 2 दिन बाद मैं बंगले के पास पहुंचा तो देखा कि मजदूरों ने घर की दीवार फिर से पहले जैसी कर दी थी। 2 दिन से बारिश भी नहीं हुई थी। मेरी नजर प्रिया के घर की तरफ गई तो देखा कि उसके घर का दरवाजा बंद था। आमतौर पर जब मैं वहां जाता था तो वह बंगले के आसपास दिखती थी, लेकिन आज प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। आखिरकार मैं उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचा। मुझे अब उसे देखने की बेचैनी हो रही थी। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो अंदर से कुछ मर्दों की आवाजें आ रही थीं। मुझे लगा कि उसके घर में कोई मेहमान आए होंगे, इसलिए मैंने वहां से लौटना ही बेहतर समझा और अपने बंगले की तरफ लौट आया। उसे देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन हो रही थीं, क्योंकि उससे मुझे पहला अनुभव मिलने वाला था। उस दिन शाम तक मैंने प्रिया का इंतजार किया, लेकिन प्रिया घर से बाहर नहीं आई। तब मैं घर की ओर जाने लगा। रास्ते में मुझे मेरा भाई राजू मिला। उसे देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि उस रास्ते पर राजू को देखना मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रोकी तो वह मुझे डरा हुआ नजर आया। मैंने उससे पूछा, राजू, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय हॉस्टल में होना चाहिए था। तुम आ रहे हो, इसकी भी कोई खबर नहीं दी। तब राजू ने कहा, भैया,
मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले हमें घर चलने दो। मुझे बहुत भूख लगी है और कई दिनों से मुझे माँ के हाथ का खाना खाने की इच्छा हो रही है। राजू की बात सुनकर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और घर आकर उसने खाना खाया और तुरंत सो गया। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था। तभी अचानक राजू अपनी जगह से उठकर कहीं और जाने लगा। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे समझ आ गया कि वह नींद में चल रहा है। मैंने उसे पकड़कर वापस उसकी जगह सुला दिया। अगले दिन मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं प्रिया से मिलूंगा, क्योंकि उसे बिना मिले मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मैं फिर से बंगले के पास पहुंचा और काम कितना हुआ यह देखने लगा। तभी अचानक प्रिया वहां आ गई। आज वह साधारण साड़ी में आई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे पिछली रात की उसकी वही छवि दिख रही थी। आज साड़ी में सोनिया बहुत ही सुंदर लग रही थी, जिस तरह से वह उस रात मुझे दिख रही थी। मुझे प्रिया अब दिल से पसंद आने लगी थी। मैं उसके ख्यालों में डूबने ही वाला था कि तभी प्रिया बोलने लगी, मोहन, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? प्रिया को किस चीज में मदद चाहिए? यह तो अब मुझे साफ दिखाई देने लगा था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे उसे हाँ कह दिया। तब उसने कहा, हमें थोड़ा बाहर जाना है तो तुम मेरे साथ चलो और हम लोग मेरी स्कूटी से वहां जाएंगे। मैं तैयार हो गया। कुछ देर बाद प्रिया तैयार होकर आई और जब वह तैयार होकर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं उसके साथ स्कूटी पर बैठा और हम निकल पड़े। कुछ समय बाद हम एक चौल के पास पहुंच गए। वह चौल काफी बड़ी लग रही थी। मैंने प्रिया से पूछा, प्रिया, तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? तब प्रिया ने कहा, मेरे घर के पास मेरी थोड़ी इज्जत है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। यहाँ मेरी एक सहेली का कमरा है। प्रिया मुझे कमरे पर ले जाने वाली थी, यानी आज मेरे मन में जो इच्छा थी वह 100% पूरी होने वाली थी। यही सब सोचकर मैं उसके पीछे चल पड़ा। स्कूटी से उतरकर प्रिया चलने लगी और मैं उसके पीछे जा रहा था। चौल के एक कोने में एक कमरा था। प्रिया उस कमरे में गई और मैं भी अंदर चला गया। कमरे में देखा तो वहां एक बिस्तर था और उसके बगल में एक पानी का मटका रखा था। तब प्रिया बिस्तर पर जाकर बैठ गई। कमरे की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि वहां बहुत अंधेरा और शांति थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान एक ही चीज पर था और मैं उसे जल्द से जल्द अनुभव करना चाहता था। मैं बिस्तर पर बैठ गया। अगले ही कुछ पलों में कमरे में 4 हट्ट-कट्टे लोग आ गए। उन्हें देखकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने देखा कि उन 4 लोगों में से 2 के पास कैमरे थे और तभी कमरे में बड़ी लाइट जल गई। कमरे में काफी बड़ी लाइट्स थीं। मैंने प्रिया से पूछा, प्रिया, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन प्रिया कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने मुंह पर स्कार्फ बांधा हुआ था। मैं उससे यह सब पूछ ही रहा था कि तभी एक मोटी और भारी भरकम महिला वहां पर आई और मेरे पास आकर बैठ गई। एक तरफ प्रिया थी और दूसरी तरफ वह महिला। मैंने जोर जोर से चिल्लाकर पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? तब उन 4 में से एक ने कहा, तुम कितना भी जोर से चिल्ला लो, इस कमरे से बाहर कोई आवाज नहीं जाएगी। तब मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने एक बड़ा सा रामपुरी चाकू निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस समय मैं बहुत डर गया था। उस व्यक्ति ने कहा, अब तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे समझ आ गया था कि मैं गलत चीज में फंस चुका हूं। मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रिया का पीछा किया था, लेकिन यह बात अब मेरी जान तक पहुंच गई थी। इसके बाद प्रिया और उस महिला ने मेरे साथ अनुचित हरकतें करनी शुरू कर दी और कैमरे वाले लोग पूरा शूट कर रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि मुझे फंसाया गया है। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। जब दरवाजा नहीं खोला गया तो वह बाहर से तोड़ दिया गया। प्रिया पुलिस को देखकर बुरी तरह से डर गई थी। पुलिस ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह एक गैंग थी जो महिलाओं द्वारा जाल में फंसावाकर कम उम्र के लड़कों से लाखों रुपए की मांग करवाती थी। प्रिया ने मेरे छोटे भाई के साथ भी यही किया था और वह इसका शिकार बन चुका था। इसलिए प्रिया को फंसाने के लिए हमने यह प्लान बनाया था। राजू ने मुझे उसके साथ हुई सारी बातें बताई थीं। उसने बताया कि हॉस्टल से घर आते समय प्रिया ने उसे भी अपने झांसे में फंसा लिया था। असल में प्रिया उसका असली नाम नहीं था। प्रिया और उसकी टोली कम उम्र के लड़कों को धोखा देकर लूटने का काम करती थी। मैंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी
और जाल बिछाकर उस टोली को गिरफ्तार करवाया। प्रिया ने उसी तरह से राजू का भी वीडियो बनाया था और उससे लाखों रुपए की मांग की थी। राजू ने कुछ पैसे भी दे दिए थे, लेकिन वे इतने पर भी नहीं रुके। वह राजू को ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर उसने और पैसे नहीं दिए तो वह उसका वीडियो वायरल कर देंगे। रात को जब मैं राजू को घर लेकर आया था, तब आधी रात में वह एक कोने में बैठकर रो रहा था। तब मैंने उसे विश्वास में लेकर सारी बातें पूछी थीं। उसने हिम्मत जुटाकर मुझे यह सब बताया। उसी की हिम्मत की वजह से मैं प्रिया का पर्दाफाश कर पाया। हमारे बंगले के सामने जो उसका घर था, वो उसने किराए पर लिया था, और वह भी झूठी पहचान दिखाकर। आज मेरे भाई को इस घटना का बहुत बड़ा मानसिक आघात हुआ था। वह अनजाने में ही डिप्रेशन में चला गया था और उसे संभालने में काफी वक्त लगा। प्रिया और उसकी टोली को मैंने अच्छी तरह सबक सिखाया। समय पर यह बात मेरे सामने आ जाने से मैं राजू को बचाने में सफल हो गया। नहीं तो उसके साथ और क्या क्या हो सकता था, इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अनजाने में मैंने कई और युवाओं को भी इस तरह के धोखाधड़ी से बचाया था। प्रिया और उसकी टीम की खबर सामने आते ही कई युवाओं ने कबूल किया कि उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई थीं। दोस्तों, किसी के मीठे शब्दों में आकर तुरंत भरोसा न करें और अनजान लोगों पर जल्दी से विश्वास न करें, क्योंकि आपकी मासूमियत का फायदा उठाने के लिए ऐसे बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। इसलिए सतर्क रहे ताकि आपकी स्थिति राजू जैसी ना हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरे जेठ 42 साल के हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह कुंवारे थे। मुझे और मेरे पति को और हमको एक साथ देखकर जेठ जी हमेशा तड़पते रहते थे। जब भी मेरा पति कहीं बाहर जाता तो मौका पाकर भाई साहब मुझे अपने कमरे में बुला लेते या फिर देर रात तक मेरे कमरे में आ जाते। एक बार भाई साहब ऑफिस से देर रात घर आए। आते ही वह अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गए। तब उनकी सेवा करने के लिए मैं उनके कमरे में गई। उस समय उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। जब भाई साहब ने अपने शरीर पर से कंबल हटाया तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे कमरे में जाने से पहले ही भैया पूरी तैयारी करके लेटे थे। उनके शरीर पर से कंबल हटते ही मेरी नजर वहीं खड़े भाई साहब पर ठहर गई, मानो जैसे मैं किसी अलग दुनिया में खो गई। दोस्तों, आपसे हाथ छोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम सुमन है। मेरी शादी को अभी 8 महीना ही हुआ था। उस पूरे 8 महीने में जो भी चीज मैं अपने पति से मांगती थी, वह मुझे लाने से पहले कहता था कि भाई साहब से पूछ कर लाता हूँ, भाई साहब से पैसे लेता हूँ। हर चीज में मेरा पति बड़े भाई साहब की अनुमति लेता था। सुरेश और महेश दोनों भाई थे। सुरेश छोटा था, जबकि महेश बड़े भाई साहब थे। उन्होंने शादी ही नहीं की थी अपने पति विकास से। मैंने भाई साहब की शादी ना करने का कारण पूछा, तब वो बोले, अब तक मुझे भी इसका कारण समझ में नहीं आया है। भाई साहब को शादी करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी शादी करा दी। भाई साहब अब 45 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरे ससुराल की पूरी संपत्ति भाई साहब की ही है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी स्थापित की थी। मेरा पति अपने भाई की कंपनी में काम करता था। सीधे शब्दों में तो वह भाई की कंपनी संभालता था। हमारा रहने वाला बंगला भी भैया ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई मिलकर रहते थे। सासू माँ तो मुझसे कहती थीं, अब तुम घर में आई हो तो तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालनी होगी कि घर का माहौल हमेशा खुशहाल और सौहार्दपूर्ण बना रहे। सासू माँ की बातों से मुझे यह आभास होने लगा कि भैया ने अपने जीवन को पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने सपनों और इच्छाओं को कहीं पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि छोटे भाई और पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। भाई साहब की आंखों में अक्सर एक अजीब सी चमक और दर्द का मेल देखा करती थी। वह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, मगर उनकी मुस्कान के पीछे एक न बुझने वाला सूनापन छिपा होता था। एक दिन जब मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई तो देखा कि वे एक पुरानी तस्वीर को हाथ में लिए बैठे थे। तस्वीर में वे एक लड़की के साथ मुस्कुरा रहे थे। उस लड़की की आंखों में सपने और चेहरे पर एक अद्वितीय चमक थी। मैंने साहस जुटाकर पूछा, भाई साहब, ये कौन है? कुछ क्षण के लिए कमरे में खामोशी छा गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह अनामिका है, मेरे अतीत की सबसे खूबसूरत कहानी।
उनकी आवाज में दर्द और प्यार का एक अनोखा मिश्रण था। मुझे समझ में आने लगा कि भाई साहब ने अपना दिल कभी किसी को सौंपा था, पर किसी कारणवश वह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। क्या आप मुझे उसकी कहानी सुनाएंगे? मैंने धीरे से पूछा। वे मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्यों नहीं, शायद अब समय आ गया है कि कोई तो मेरी इस कहानी का हिस्सा बने। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों में अतीत की यादें संजोते हुए कहानियों के पन्ने पलटने लगे। भाई साहब ने अतीत के पन्नों को पलटते हुए अपनी आंखों में एक चमक और दर्द के साथ कहा, अनामिका मेरे कॉलेज के दिनों की साथी थी। वो मेरे जीवन की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उसकी हंसी से ऐसा लगता था जैसे किसी झरने की आवाज गूंज रही हो। उसकी बातें, उसकी मासूमियत और उसका हर पल को खुलकर जीना मुझे मोहब्बत में बांधता चला गया। मैंने देखा उनकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी थीं। उन्होंने बात जारी रखी, हम दोनों ने सपने देखे थे, एक साथ घर बसाने के, अपने परिवार के संग एक खुशहाल जीवन बिताने के, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अनामिका के पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उनका परिवार कर्ज में डूब गया। उसे मजबूरन अपने परिवार के लिए एक अमीर व्यापारी से शादी करनी पड़ी। वो मुझसे मिलने आई थी आखिरी बार। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अपने परिवार के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूं? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में ताकता रहा। वो समझ गई और उसने अपनी जिम्मेदारी चुनी। भाई साहब की आवाज भर्रा गई। वे चुप हो गए और फिर बोले, उस दिन के बाद मैं अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाया। मैंने खुद को काम में डुबो दिया, अपना सब कुछ अपने परिवार और तुम्हारे पति की सफलता के लिए झोंक दिया। शायद इसी वजह से मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि मेरा दिल तो उसी दिन अनामिका के साथ चला गया था। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई थी। मेरे दिल में भाई साहब के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उनकी त्याग और मोहब्बत की कहानी ने मेरे हृदय को छू लिया। मुझे समझ में आ गया कि उनके हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा था, एक अधूरी कहानी जिसने उन्हें कभी खुद के लिए जीने नहीं दिया। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई साहब, आपकी कहानी अधूरी नहीं है। ये प्रेम का वो अध्याय है जिसने आपके व्यक्तित्व को इतना महान बना दिया। आप आज भी उसी प्यार के साथ जी रहे हैं और यही आपकी सच्ची ताकत है। उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अनामिका की यादें मेरे जीवन का वो हिस्सा हैं जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता। वो मेरे दिल का एक अटूट हिस्सा है। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि भाई साहब के चेहरे पर शांति और सुकून की झलक थी। शायद उन्होंने आज अपनी कहानी साझा कर दिल का बोझ हल्का कर लिया था। उस रात के बाद भाई साहब और मेरी बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वे अपने अतीत की बातें मुझसे साझा करते और मैं उनके अनुभवों को सुनते हुए उन्हें समझने की कोशिश करती। उनके शब्दों में एक गहराई थी, एक ऐसा दर्द और प्यार जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक शाम, जब सर्दियों की ठंडी हवा हमारे बंगले के खुले आंगन में बह रही थी, मैं और भाई साहब चाय पीते हुए चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें कहीं दूर आसमान की ओर देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वे अनामिका की यादों में खोए हुए थे। मैंने उनकी खामोशी तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब, क्या आपको कभी लगता है कि प्यार दोबारा हो सकता है? वे मुस्कुराए। एक हल्की सी चमक उनकी आंखों में आई। प्यार तो हर इंसान के जीवन में एक ही बार पूरी शिद्दत से होता है, लेकिन हाँ, शायद रिश्तों का रूप बदल सकता है, भावनाएं नए तरीके से उजागर हो सकती हैं। उनकी आवाज में एक गर्मजोशी और संवेदनशीलता थी जो सीधे दिल को छू गई। मेरे मन में अनायास ही एक सवाल उभर आया, क्या आपने कभी सोचा कि अनामिका ने भी आपको भुलाया होगा? भाई साहब ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, शायद उसने कोशिश की होगी, पर कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो दिलों में बिना शब्दों के ही बसे रहते हैं, और मुझे लगता है कि हम दोनों ने उन अनकहे शब्दों को अपने अपने तरीकों से जिया है। हमारी बातें अब अधिक गहरी हो चली थीं। उनके शब्दों में जो दर्द और प्रेम की मिली जुली भावना थी, वह मेरे मन को भिगो रही थी। मैंने महसूस किया कि उनके प्रति मेरा सम्मान अब एक अनकहे भाव से जुड़ गया था, जो मेरे और उनके बीच एक अदृश्य डोर की तरह था। अचानक भाई साहब ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक नर्म मुस्कान थी। तुम बहुत संवेदनशील हो,
ये घर तुम्हारे कारण आज और भी जीवंत है। मैंने हौले से कहा, आपकी बातें सुनकर मैंने भी सीखा है कि प्यार में सिर्फ पाने की चाह नहीं होती, कभी कभी उसका एहसास ही सब कुछ होता है। हमारी बातों के बीच मैं उनके पास बैठी और उस पल में हम दोनों ने महसूस किया कि हम एक दूसरे के अनुभव और भावनाओं के साझेदार बन चुके थे। ये रिश्ता मर्यादा में रहते हुए भी एक अनकही नजदीकी और विश्वास की डोर से बंध चुका था। भाई साहब ने धीरे से कहा, जीवन में कुछ कहानियां उस रात के बाद भाई साहब और मेरी बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वे अपने अतीत की बातें मुझसे साझा करते और मैं उनके अनुभवों को सुनते हुए उन्हें समझने की कोशिश करती। उनके शब्दों में एक गहराई थी, एक ऐसा दर्द और प्यार जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक शाम जब सर्दियों की ठंडी हवा हमारे बंगले के खुले आंगन में बह रही थी, मैं और भाई साहब चाय पीते हुए चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें कहीं दूर आसमान की ओर देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वे अनामिका की यादों में खोए हुए थे। मैंने उनकी खामोशी तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब, क्या आपको कभी लगता है कि प्यार दोबारा हो सकता है? वे मुस्कुराए। एक हल्की सी चमक उनकी आंखों में आई। प्यार तो हर इंसान के जीवन में एक ही बार पूरी शिद्दत से होता है, लेकिन हाँ, शायद रिश्तों का रूप बदल सकता है, भावनाएं नए तरीके से उजागर हो सकती हैं। उनकी आवाज में एक गर्मजोशी और संवेदनशीलता थी जो सीधे दिल को छू गई। मेरे मन में अनायास ही एक सवाल उभर आया, क्या आपने कभी सोचा कि अनामिका ने भी आपको भुलाया होगा? भाई साहब ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, शायद उसने कोशिश की होगी, पर कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो दिलों में बिना शब्दों के ही बसे रहते हैं, और मुझे लगता है कि हम दोनों ने उन अनकहे शब्दों को अपने अपने तरीकों से जिया है। हमारी बातें अब अधिक गहरी हो चली थीं। उनके शब्दों में जो दर्द और प्रेम की मिली जुली भावना थी, वह मेरे मन को भिगो रही थी। मैंने महसूस किया कि उनके प्रति मेरा सम्मान अब एक अनकहे भाव से जुड़ गया था, जो मेरे और उनके बीच एक अदृश्य डोर की तरह था। अचानक भाई साहब ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक नर्म मुस्कान थी। तुम बहुत संवेदनशील हो, ये घर तुम्हारे कारण आज और भी जीवंत है। मैंने हौले से कहा, आपकी बातें सुनकर मैंने भी सीखा है कि प्यार में सिर्फ पाने की चाह नहीं होती, कभी कभी उसका एहसास ही सब कुछ होता है। हमारी बातों के बीच मैं उनके पास बैठी और उस पल में हम दोनों ने महसूस किया कि हम एक दूसरे के अनुभव और भावनाओं के साझेदार बन चुके थे। ये रिश्ता मर्यादा में रहते हुए भी एक अनकही नजदीकी और विश्वास की डोर से बंध चुका था। भाई साहब ने धीरे से कहा, जीवन में कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, पर उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यही यादें हमें सिखाती हैं कि कैसे जिया जाए, कैसे दूसरों के लिए त्याग किया जाए। और शायद यही कारण है कि आज मैं तुम्हें इस तरह देखता हूं जैसे अपने परिवार की सबसे अनमोल कड़ी। उस रात मैंने पहली बार देखा कि भाई साहब के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उनका दर्द कम हुआ था, जैसे किसी ने उनके दिल की सबसे गहरी परतों को छू लिया हो। हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता पनप चुका था जिसमें प्रेम, सम्मान और एक अनकहा वादा था, साथ निभाने का। चाहे वह किसी भी रूप में हो, पूरी नहीं होती, पर उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यही यादें हमें सिखाती हैं कि कैसे जिया जाए, कैसे दूसरों के लिए त्याग किया जाए। और शायद यही कारण है कि आज मैं तुम्हें इस तरह देखता हूं जैसे अपने परिवार की सबसे अनमोल कड़ी। उस रात मैंने पहली बार देखा कि भाई साहब के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उनका दर्द कम हुआ था, जैसे किसी ने उनके दिल की सबसे गहरी परतों को छू लिया हो। हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता पनप चुका था जिसमें प्रेम, सम्मान और एक अनकहा वादा था, साथ निभाने का, चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। रागिनी अपने बॉस मुकेश का हाथ पकड़कर उसे गेस्ट रूम की तरफ लेकर जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मुकेश के साथ फिर से लिपट गई। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था और मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खामोशी से खड़ा रहा। रागिनी आगे बढ़ती चली गई। रागिनी का हमला ऐसा था, उसने मुकेश को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसका सारा गंगाजल रागिनी के ऊपर ही बरस गया। मुकेश अपनी जल्दबाजी से शर्मिंदा था और रागिनी को सॉरी कहते हुए बाथरूम की तरफ भागा।
रागिनी एक समझदार लड़की थी और आदमी की ताकत और कमजोरी दोनों अच्छे से समझती थी। वह मुकेश के पीछे पीछे बाथरूम में गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मुकेश शर्मीला सा खड़ा था। रागिनी ने उसे बिस्तर पर बैठा दिया। मुकेश फिर से वह आनंद महसूस करने लगा। कुछ ही देर बाद रागिनी का पूरा मुंह जैसे किसी मक्खन से भर गया, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया और पूरा निगल गई। मुकेश के लिए किसी पराई स्त्री को छूने का यह पहला अनुभव था। कुछ पाप बड़े ही आनंद देते हैं। मुकेश को अपने से 15 साल छोटी रागिनी का स्पर्श बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे रागिनी के पति पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसी सुंदर पत्नी को प्यार नहीं करता। उन्होंने करीब 6 घंटे तक एक दूसरे का साथ दिया था। मुकेश ने रागिनी से पूछा कि अब अगली बार हम कब साथ होंगे। इस पर रागिनी बोली, इसी शुक्रवार को प्लान करते हैं। मुकेश अब अगले शुक्रवार की तैयारी में जुट गया। वह चाहता था कि अगली बार जब वह रागिनी के साथ हो तो वह अपनी सबसे पुरानी इच्छा को पूरा कर पाए। उसे यह भी पता था कि उसकी यह मुराद इतने सालों से इसलिए नहीं पूरी हो पाई थी क्योंकि इससे लड़कियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए ज्यादातर लड़कियां इसके खिलाफ होती हैं। उनके इस दर्द का कारण भी खुद आदमी ही होते हैं, जो इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी कर बैठते हैं और लड़की के बारे में नहीं सोचते। मुकेश को वह दिन याद है जब वह 8वीं क्लास में था और एक हॉस्टल में रहता था। तभी एक 11वीं क्लास के एक बड़े लड़के ने उसके साथ एक बार जबरदस्ती की थी, तो मुकेश को कितनी तकलीफ हुई थी वह उसे आज तक याद है। मुकेश चाहता था कि जब वह अपने मन की इतनी पुरानी मुराद पूरी कर रहा हो तब रागिनी को भी आनंद आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो न केवल उसको अच्छा लगेगा, हो सकता है रागिनी को भी उसमें उतना ही आनंद आए कि वह भविष्य में भी उसके लिए राजी हो और अपनी इच्छा जताए। रागिनी एक 30 साल की शादीशुदा महिला है। उसका पति राघव पुलिस में हैंड कांस्टेबल है। रागिनी एक आकर्षक बदन की भरी पूरी महिला है जो दिखने में 20 से 22 साल की लड़की जैसी लगती है। 5 फीट 4 इंच ऊंचा कद, गठीला बदन, खूबसूरत होंठ, काले लंबे घने बाल और मनमोहक मुस्कान। उसका एक बेटा भी था जो 7 बरस की उम्र में ही स्वर्ग सुधार गया था। इस हादसे से रागिनी को बहुत बड़ा आघात लगा था। इसके बाद बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हो पाई। राघव उसका पति शराब का आदी था और रागिनी को केवल एक चीज की तरह इस्तेमाल करता था। उसकी आवाज में कठोरता और व्यवहार में रूखापन था। वह रोजाना शाम को घर लौटने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। पुलिस में होने के कारण उनका मोहल्ले में भी काफी प्रभाव था। शराब पीने और अन्य अश्लील फिल्में देखने का आदी था जो उसे अपने पड़ोस में ही आसानी से मिल जाया करती थी। रोज शराब पीकर वह घर आता था और फिर खाना खाने के बाद किसी भेड़िए की तरह रागिनी पर टूट पड़ता। ना चाहते हुए भी रागिनी को यह सब सहना पड़ता था। यही उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। बेचारी रागिनी का काम सिर्फ निर्देशानुसार लेट जाना होता था। राघव बिना किसी प्यार मोहब्बत के उसके साथ संबंध बनाता, जो कई बार रागिनी को अत्याचार जैसा लगता था। उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती थी और ना ही उसकी राय ली जाती थी। वह अपने पति से बहुत तंग आ चुकी थी, पर एक भारतीय नारी होने के कारण वह एक आदर्श पत्नी का धर्म निभा रही थी। पहले कम से कम उसके पास अपना बेटा तो था, जिससे वह हर दुख बांट लिया करती थी और अपना वक्त गुजार लेती थी। पर उसके जाने के बाद वह तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका पति उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। रोज रात को तो वह अत्याचार ही करता था। ना कोई प्यारी बातें, ना कोई प्यार का इजहार, बस सीधा शारीरिक संबंध बनाना। रागिनी को इस प्रकार से बहुत तकलीफ होती थी, पर कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि पति घर में भी बड़ा अधिकारी होता है। इससे रागिनी को महीने में कुछ दिन राहत मिलती थी, जब मासिक धर्म के कारण राघव कुछ नहीं कर पाता था। राघव की एक बात अच्छी थी कि वह पुलिस वाला होने के बावजूद भी पराई औरतों या और किसी महिला के पास नहीं जाता था। रागिनी एक निजी कंपनी में काम करती थी। वह एक मेहनती और ईमानदार महिला थी, जिससे उसका बॉस बहुत खुश रहता था। उसका बॉस 45 साल का सेवा निवृत्त फौजी अफसर था। वह भी शादीशुदा था और एक दयालु व्यक्ति भी था। कई दिनों से वह देख रहा था कि रागिनी कुछ बुझी बुझी सी उदास रहती है। फौज में उसने औरतों का सम्मान करना सीखा था। उसे पता था कि रागिनी का बेटा नहीं रहा, फिर भी उसका दुखी चेहरा उसे परेशान करता था। वह उसके लिए कुछ करना चाहता था।
पर यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे और कैसे करे। वह उसके स्वाभिमान को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता था। दूसरी ओर रागिनी अपने बॉस का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि उसे अपने बॉस का अपने स्टाफ के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। बॉस होने के बावजूद भी वह सबसे इज्जत के साथ बात करता था और अपने कर्मचारियों की छोटी बड़ी जरूरतों का भी ध्यान रखता था। सिर्फ रागिनी ही नहीं, ऑफिस का सारा स्टाफ भी बॉस को बहुत चाहता था। एक दिन जब सबको महीने की तनख्वाह दी जा रही थी, बॉस ने सबको जल्दी छुट्टी दे दी। सब पैसे लेकर घर चले गए। बस रागिनी हिसाब के कागजात पूरे करने के लिए रह गई थी। जब यह काम खत्म हो गया तो वह बॉस के कैब में उनके हस्ताक्षर लेने गई। बॉस, जिसका नाम मुकेश है, उसका इंतजार कर रहा था। उसने रागिनी को बैठने को कहा और उसकी तनख्वाह उसे देते हुए उसके काम की सराहना की। रागिनी ने झुकी आंखों से धन्यवाद किया और जाने के लिए उठने लगी। मुकेश ने उसे बैठने के लिए कहा और उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने स्नेहपूर्वक पूछा कि वह इतनी गुमसुम क्यों रहती है? क्या ऑफिस में कोई उसे तंग करता है या और कोई समस्या है? रागिनी ने सर हिलाकर मना किया, पर कुछ नहीं बोली। मुकेश को लगा कि जरूर कोई ऑफिस की ही बात है और रागिनी उसे बताने में संकोच कर रही है या फिर डर रही है। उसने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वह बिना डरे उसे सब कुछ बता सकती है। राग कुछ नहीं बोली और सर झुकाए बैठी रही। मुकेश उसके सामने आ गया और उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई तो उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मुकेश ने उसके गालों से आंसू पहुंचे और उसे बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लिया। उस समय रागिनी कुर्सी पर बैठी हुई थी और मुकेश उसके सामने खड़ा था, इसलिए रागिनी का सर मुकेश के पेट से लगा हुआ था और मुकेश के हाथ उसकी पीठ और सर को सहला रहे थे। रागिनी अब एक बच्चे की तरह रोने लग गई थी और मुकेश उसे रोने दे रहा था ताकि उसका मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई और अपने आप को मुकेश से अलग कर लिया। मुकेश उसके सामने कुर्सी लेकर बैठ गया और पास के जग से एक गिलास पानी रागिनी को दिया। पानी पीने के बाद रागिनी उठकर जाने लगी तो मुकेश ने उसे बैठे रहने को कहा और बोला कि अपनी कहानी उसे सुनाए। क्या बात है? वह क्यों रोई? उसे क्या तकलीफ है? रागिनी ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि किस तरह उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक गांव के कठोर शराबी व्यक्ति के साथ करा दी गई थी, जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा था। उसके घर वालों ने सोचा था कि पुलिस वाले के साथ उसका जीवन आराम से बीतेगा और वह सुरक्षित भी रहेगी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर वह अच्छा इंसान नहीं निकला तो उसका क्या होगा। रागिनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने जीवन की कड़वाहट भी बता डाली। उसने मुकेश को बताया कि उसका पति उसके शरीर को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है और उसकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचता। वह किसी भी प्रकार के स्नेह या प्रेम के बिना ही उसके साथ संबंध बनाता है, जिससे उसका वैवाहिक जीवन नर्क बन गया है। जब उसने अपने 7 साल के बेटे के मरने के बारे में बताया तो वह फिर से रोने लगी। उसने बताया कि कैसे उसके घर वाले उसके बेटे के मरने के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगे हैं, कैसे उसका पति एक और बच्चे के लिए उस पर दबाव डालता है और अपने दोस्तों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाता है। मुकेश आराम से उसकी बातें सुन रहा था और बीच बीच में उसका सर या फिर पीठ सहला रहा था। 1-2 बार उसने उससे पानी भी पिलाया, जिससे रागिनी का रोना थोड़ा कम हो गया और उसकी हिम्मत बढ़ी। धीरे धीरे उसने सारी बातें बता दी जो एक महिला आमतौर पर किसी अजनबी पुरुष के सामने नहीं बताती। रागिनी को अब एक आजादी सी महसूस हो रही थी और उसका बरसों से भरा हुआ मन हल्का हो गया था। अपनी सारी कहानी सुनाते हुए रागिनी अचानक खड़ी हो गई और मुकेश के सीने से लिपट गई और फिर से रोने लगी, मानो उसे यह सब बताने की गलती महसूस हो रही हो। मुकेश ने उसे सीने से लगाए रखा और पीठ सहला हुए उसको तसल्ली देने लगा। रागिनी को एक प्यार से बात करने वाले मर्द का स्पर्श अच्छा लग रहा था और वह मुकेश को जोर से पकड़कर लिपट गई। मुकेश को भी अपने से 15 साल छोटी लड़की का स्पर्श अच्छा लग रहा था। वैसे तो उसके मन में कोई खोट नहीं थी और ना ही वह रागिनी की मजबूरी का फायदा उठा खाना चाहता था। फिर भी वह चाह रहा था कि रागिनी उससे बस ऐसे ही लिपटी रहे। थोड़ी देर बाद रागिनी ने थोड़ी ढील दी और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने होंठ मुकेश के होंठों पर रख दिए।
शायद यह उसके धन्यवाद करने का तरीका था कि मुकेश ने उसके साथ इतनी सहानुभूति बढ़ती थी। मुकेश थोड़ा अचंभित था। वह सोच ही रहा था कि क्या करें। जब रागिनी ने ऐसा किया तो वह सफल भी हो गई। इस तरह उसने मुकेश को अगला कदम उठाने के लिए आमंत्रित कर लिया था। मुकेश ने रागिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसने पहले कभी किसी पराई स्त्री के साथ ऐसा नहीं किया और वह उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। अब तो रागिनी को मुकेश पर और भी ज्यादा प्यार आया था। वह बोली, आप थोड़े ही मेरा फायदा उठा रहे हो, मैं ही आपको अपना प्यार देना चाहती हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो, वरना कोई और तो खुशी खुशी मेरी इज्जत लूट लेता। मुकेश ने पूछा कि वह क्या चाहती है, तो इस पर रागिनी बोली, पहले आपके गेस्ट रूम में चलते हैं, वहां पर बात करेंगे। ऑफिस का एक कमरा बतौर गेस्ट रूम इस्तेमाल होता था, जिसमें बाहर से आने वाले कंपनी के अधिकारी रहा करते थे। उधर रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। रागिनी मुकेश का हाथ पकड़कर उसे गेस्ट रूम की तरफ लेकर जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मुकेश के साथ फिर से लिपट गई। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था और मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खामोशी से खड़ा रहा। रागिनी आगे बढ़ती चली गई। रागिनी का हमला ऐसा था, उसने मुकेश को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसका सारा गंगा जल रागिनी के ऊपर ही बरस गया। मुकेश अपनी जल्दबाजी से शर्मिंदा था और रागिनी को सॉरी कहते हुए बाथरूम की तरफ भागा। रागिनी एक समझदार लड़की थी और आदमी की ताकत और कमजोरी दोनों अच्छे से समझती थी। वो मुकेश के पीछे पीछे बाथरूम में गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मुकेश शर्मीला सा खड़ा था। रागिनी ने उसे बिस्तर पर बैठा दिया। मुकेश फिर से वो आनंद महसूस करने लगा। कुछ ही देर बाद रागिनी का मुंह जैसे किसी मक्खन से भर गया, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया और पूरा निगल गई। दिन के करीब 1:30 बज रहे थे। दोनों को घर जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि ऑफिस शाम 5 बजे तक का था और वैसे भी उन्हें ऑफिस में लगभग रोज ही देर हो जाया करती थी। आमतौर पर वह रोज ही लगभग 7 बजे तक ही निकल पाते थे। दोनों ना जाने कब सो गए, पता ही नहीं चला। करीब 1 घंटा सोने के बाद मुकेश की आंख खुली तो उसने देखा रागिनी दोनों के टिफिन खोलकर टेबल पर खाना लगा रही थी। उसने अपने आप को तौलिए से ढक रखा था। मुकेश ने अपने ऑफिस की अलमारी से विस्की की बोतल और फिर इससे कुछ आइस क्यूब निकाली और दोनों के लिए गिलास बनाया। रागिनी ने कभी शराब नहीं पी थी, पर मुकेश के जिद करने पर उसने ले ली। पहला घूंट उसे बहुत कड़वा लगा, पर फिर वह धीरे धीरे पी गई। दोनों ने फिर घर से लाया हुआ खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों लेट गए। मुकेश के लिए किसी पराई स्त्री को छूने का यह पहला अनुभव था। कुछ पाप बड़े ही आनंद देते हैं। रागिनी का स्पर्श उसे अच्छा लग रहा था। रागिनी एक मलयाली लड़की थी जो नहाने के लिए किसी साबुन का इस्तेमाल नहीं करती थी। वह अपने शरीर पर पारंपरिक मुल्तानी मिट्टी लगाया करती थी, जिससे उसकी काया बहुत चिकनी और स्वस्थ थी। वह अपने बालों में रोज नारियल तेल से मालिश किया करती थी, जिससे उसके बाल काले और घने थे। इन मामलों में वह पुराने ख्यालों की थी। उसके पुराने विचारों में अपने पति की आज्ञा मानकर उसकी इच्छा पूर्ति करना भी शामिल था। यही कारण था कि इतने दिनों से वह अपने पति का अत्याचार सहे जा रही थी। मुकेश रागिनी को पाकर बहुत खुश था। उसे रागिनी के पति पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसी सुंदर पत्नी को प्यार नहीं करता है। एक बार फिर से वह दौड़ चला और वही हुआ जो अनैतिक था और जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो भी दोनों के बीच हो रहा था वह पूरी तरह से गलत भी नहीं था, क्योंकि रागिनी अपने पति के अत्याचारों से तंग थी और वहीं दूसरी ओर मुकेश के जीवन में भी प्यार की बहुत कमी थी। जो भी हो रहा था वह दोनों की मर्जी से हो रहा था, तो हम भी उसे होने देते हैं। कहते हैं कि जब इंसान अपने शिखर को प्राप्त करने वाला होता है तो वह जानवर बन जाता है। ऐसा ही कुछ हाल मुकेश का भी हो रहा था। इस समय वह एक सभ्य पढ़े लिखे इंसान से अनपढ़ और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला जानवर बन गया था। थोड़ी ही देर में उसके सब्र का बांध टूट गया और वह जोर से गुर्रा हुए रागिनी के ऊपर ही ढेर हो गया। मुकेश कपक रहा था और कुछ ही देर में वह शांत हो गया और एक बेजान लाश की तरह रागिनी की साइड में लेट गया। मुकेश ने ऐसा भूकंप पहले कभी नहीं देखा था। वह पूरी तरह से निढाल हो चुका था। उधर रागिनी भी परम सुख की अनुभूति कर चुकी थी। उसने भी अपने जीवन में
इस तरह का भूचाल पहले कभी अनुभव नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे, मानो एक दूसरे को धन्यवाद कर रहे हों। मुकेश ने रागिनी से कहा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने तुमसे असभ्य और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे माफ कर दो। रागिनी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और रही बात ऐसी भाषा और अभद्र व्यवहार की, तो यह तो वो पल थे जिन पलों में भाषा जितनी अभद्र हो उतनी ही मन को सुख देने वाली होती है। फिर दोनों मुस्कुरा पड़े। घड़ी में शाम के 6 और बजने लगे थे। उन्होंने करीब 6 घंटे तक एक दूसरे का साथ दिया था। मुकेश ने रागिनी से पूछा कि अब अगली बार हम कब साथ होंगे? इस पर रागिनी बोली, इसी शुक्रवार का प्लान करते हैं। मुकेश अब अगले शुक्रवार की तैयारी में जुट गया। वह चाहता था कि अगली बार जब वह रागिनी के साथ हो तो वह अपनी सबसे पुरानी इच्छा को पूरा कर पाए। वह बहुत सालों से कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, पर किसी कारण से बात नहीं बन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद रागिनी उसे खुश करने के लिए इस बात पर राजी हो जाएगी। उसे यह भी पता था कि उसकी यह मुराद इतने सालों से इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि इससे लड़कियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए ज्यादातर लड़कियां इसके खिलाफ होती हैं। उनके इस दर्द का कारण भी खुद आदमी ही होते हैं, जो इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी कर बैठते हैं और लड़की के बारे में नहीं सोचते। मुकेश को वह दिन याद है जब वह 8वीं कक्षा में था और एक हॉस्टल में रहता। तभी एक 11वीं क्लास के एक बड़े लड़के ने उसके साथ एक बार जबरदस्ती की थी, तो मुकेश को कितनी तकलीफ हुई थी वह उसे आज तक याद है। मुकेश चाहता था कि जब वह अपने मन की इतनी पुरानी मुराद पूरी कर रहा हो तब रागिनी को भी आनंद आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो न केवल उसको अच्छा लगेगा, हो सकता है रागिनी को भी इसमें उतना ही आनंद आए कि वह भविष्य में भी उसके लिए राजी हो और अपनी इच्छा जताए। मुकेश यही सोच रहा था कि इस क्रिया को किस तरह रागिनी के लिए आनंददायक बनाया जाए। उधर रागिनी भी मुकेश के ख्यालों में गुम थी। उसे बार बार मुकेश के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। वह जल्दी से जल्दी फिर से उसका साथ पाना चाहती थी। मुकेश से मिले हुए उसे 10 दिन हो गए थे। उस सुनहरे दिन के बाद से वह फिर मिले नहीं थे। मुकेश को किसी काम से कानपुर जाना पड़ गया था, पर वह कल ऑफिस आने वाला था। रागिनी सोच नहीं पा रही थी कि अब ऑफिस में वह मुकेश से किस तरह बात करेगी या फिर मुकेश उससे किस तरह पेश आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आम इंसान की तरह वह इसको इग्नोर करेगा। कई मर्द जब किसी लड़की की असमत पा लेते हैं तो उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहता और कुछ तो उसे नीचा भी समझने लगते हैं। रागिनी कुछ असमंजस में थी। लालसा, डर, आशंका, उत्सुकता और खुशी का एक अनोखा मिश्रण उसके मन में हिलोरे ले रहा था। रागिनी ने सुबह जल्दी उठकर खुद को अच्छी तरह से तैयार किया। उसने उपन लगाया और काफी देर तक अच्छे से स्नान किया। उसने उस दिन हल्के ग्रीन रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बालों में चमेली का गजरा और आंखों में हल्का सा सुरमा, लाल रंग की चूड़ियां, गले में हार, कानों में बालियां और उंगली में अंगूठियां पहनकर वह ऐसी तैयार हुई थी मानो आज उसकी शादी की पहली रात हो और वह अपने पति के लिए सज स्वर कर दुल्हन बनी हो। सज धज कर जब उसने खुद को शीशे में देखा तो वह शर्मा गई। उसके पति ने जब उसे देखा तो उससे पूछ बैठा, कहाँ की तैयारी है? रागिनी ने बताया कि आज दफ्तर में ग्रुप फोटो सेशन है, इसलिए सबको तैयार होकर जाना है। रोज की तरह उसका पति उसे बाइक पर ऑफिस छोड़कर अपने काम पर चला गया। रागिनी ने अपने पति से कहा कि हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए क्योंकि ग्रुप फोटो के बाद खाने का भी कार्यक्रम है। ऑफिस 10 बजे शुरू होता है, पर रागिनी 9:30 बजे ही पहुंच जाती थी क्योंकि उसे छोड़ने के बाद उसका पति भी थाने चला जाता था। रागिनी ने खास तौर से अपने बॉस मुकेश का कमरा ठीक किया और पिछले 10 दिनों की तमाम फाइलें और रिपोर्ट सलीके से सजाकर मुकेश की मेज पर रख दी। कुछ देर में ऑफिस के बाकी लोग भी आने शुरू हो गए। सबने रागिनी की ड्रेस की खूब तारीफ की और पूछने लगे कि आज कोई खास बात है क्या। रागिनी ने कहा कि अभी उसे कुछ भी नहीं मालूम, पर हो सकता है आज का दिन उसके लिए खास बन जाए। किसी को भी रागिनी की बात का मतलब समझ नहीं आया था। वह मन ही मन मुस्कुराई। ठीक 10 बजे मुकेश दफ्तर में दाखिल हुआ। सबने उसका स्वागत किया और मुकेश ने सबसे हाथ मिलाया। जब रागिनी मुकेश के ऑफिस में उससे अकेले में मिली तो मुकेश ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। वह नहीं चाहता था
कि दफ्तर में किसी भी कर्मचारी को उनके रिश्ते पर शक हो। रागिनी को उसने ऑफिस टाइम के बाद ऑफिस में ही रुकने को कहा, जिससे उसके दिल की धड़ और भी ज्यादा बढ़ गई। किसी तरह शाम के 5 बजे ऑफिस के सभी लोग मुकेश के जाने का इंतजार करने लगे। मुकेश बिना वक्त गवाए दफ्तर से घर की ओर निकल पड़ा। उसके जाने के बाद ही बाकी के लोग भी निकल गए। रागिनी यह कहकर रुक गई कि उसे एक जरूरी काम है, उसके बाद वह ताला लगाकर चली जाएगी। उसने चौकीदार को भी छुट्टी दे दी। जब मैदान पूरा साफ हो गया तो रागिनी ने मुकेश को मोबाइल पर खबर दे दी कि ऑफिस के सभी कर्मचारी जा चुके हैं। प्लीज अब देर ना करो। करीब आधे घंटे के बाद मुकेश दोबारा ऑफिस आ गया और अंदर से दरवाजा बंद करके ऑफिस की सारी लाइट, पंखे और एसी बंद कर दिए। सिर्फ अंदर के गेस्ट रूम की एक लाइट और एसी चालू रखा और वह रागिनी का हाथ पकड़कर गेस्ट रूम में चला गया। आज मुकेश बहुत खुश था क्योंकि उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी।